गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं 9 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has won the silver medal in javelin throw at Paris Olympics 2024? पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जेवेलियन थ्रो में आपसे पूछ रहा है कि सिल्वर मेडल किसने जीत लिया। तो ये सिल्वर मेडल किसने जीत लिया है? हाँ, हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। कितना थ्रो किया इन्होंने? 89.45 मीटर का थ्रो करके इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। और ये भारत का फर्स्ट सिल्वर मेडल है। ये भारत के लिए फर्स्ट सिल्वर मेडल है 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में। और ओवरऑल ये इंडिया का फिफ्थ मेडल है। ओवरऑल फिफ्थ मेडल है। अभी तक हम ओवरऑल 5 मेडल जीत चुके हैं। अच्छा मैम, हमने अगर इस बार सिल्वर जीता, पिछली बार आपको याद है ना 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था हमारे नीरज चोपड़ा जी ने, है ना। तो फिर मैम इस बार गोल्ड किसने जीत लिया? वैसे मैम बताने की जरूरत है नहीं, हम पूरे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं और हर जगह हमें यही नाम दिख रहा है ना। तो इनका नाम क्या हो जाता है? अरशद नदीम। हमारा प्यारा से एक शैतान पड़ोसी है। पड़ोसी क्या है, बेटा है हमारा। तो अरशद जो नदीम है उसके कहा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल इस बार जीत लिया है। और इनकी परफॉर्मेंस वाकई ही काबिले तारीफ थी। ही डिजर्व गोल्ड। तो इन्होंने 92.97 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीत लिया। गोल्ड मेडल जीत लिया है। ब्रॉन्ज इसमें एंडरसन ने जीता है। इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। इन्होंने 88.54 मीटर का थ्रो करके ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? पेरिस ओलंपिक्स की। पेरिस ओलंपिक्स के बारे में हम और जो क्वेश्चन अभी तक इंपॉर्टेंट हमने पढ़े हैं उनको रिवाइज ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन आज रिवीजन का मेथड हम थोड़ा बदल देते हैं। आज हम ऐसे लिख के कि क्वेश्चन लिखे होंगे और मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, ऐसे रिवाइज नहीं करते हैं। आज ऐसे ही मोक ऐसे रिवाइज करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप फटाक से आंसर देंगे, ठीक है। तो जो पेरिस ओलंपिक्स है, पेरिस ओलंपिक्स कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं? ये जो ओलंपिक्स है, समर ओलंपिक्स 2024 में, ये स्टार्ट कब से हुए? 26 जुलाई से स्टार्ट हुए। ध्यान से सुनना है और बोलते हुए भी चलना है ना। आज ऐसे बोल बोल के रिवाइज करेंगे। 26 जुलाई को स्टार्ट हुई थी, 11 अगस्त तक चलेंगे। होस्ट कौन कर रहा है इनको? पेरिस होस्ट कर रहा है। पेरिस फ्रांस में होस्ट कर रहा है, सीन रिवर के बैंक पर, है ना। हमारी तरफ से जो हमारी इंडियन टीम है उसको किसने लीड किया? नीरज चोपड़ा जी ने लीड किया। हमारी तरफ से शेफ द मिशन यानी कि मिशन के हेड कौन थे? गगन नारंग जी। जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें फ्लैग बियरर कौन रहे थे? शरद कमल जी और पीवी सिंधु जी। अब जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें कौन फ्लैग बियरर रहेंगी? वो रहेंगी मनु भाकर जी। इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद हमने एक दो चीजें और पढ़ी थी। जो आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? बीपीसीएल। बैंकिंग पार्टनर कौन हो जाता है इसका? यस बैंक। बैंकिंग पार्टनर यस बैंक हो जाता है। इंडियन टीम को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? अडानी ग्रुप। और 2028 में जब लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होंगे वहां पर भी इंडियन टीम को अडानी ग्रुप ही स्पॉन्सर करेगा। इतनी चीजें भी क्लियर है। उसके बाद हमारी तरफ से 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिनमें से हमने 5 मेडल जीत लिए हैं। एक मेडल तो मैंने आपको बता दिया कि सिल्वर मेडल, हमने फर्स्ट सिल्वर मेडल जीत लिया है। और हमारे लिए सिल्वर मेडल कौन लेके आए? नीरज चोपड़ा जी। उसके अलावा 4 मेडल किसने जीते हैं? तो पहला मेडल लेके आई थी मनु भाकर। जल्दी जल्दी बताओ किस स्पोर्ट्स में लेके आई थी, क्या खेलती है वो? हाँ, वो लेके आई थी किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में वो पहला ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। दूसरा मेडल किसने लाया? इसी सेम इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स डबल्स में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने। तीसरा मेडल कौन लाया? स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल में। और फोर्थ मेडल कौन लाया? फोर्थ मेडल लाया हमारा इंडियन हॉकी टीम। हो गया रिवीजन। इतनी सारी चीजें सबको याद थी ना। इसके अलावा क्या रह गया है? आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सेकंड टाइम मेंबर कौन बन गई है? नीता अंबानी जी। और ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया जाएगा? अभिनव बिंद्रा जी को। फ्रिज क्या हो जाता है? मैस्कोट। सब कुछ रिवाइज। पूछ लो क्या पूछना है एग्जामिनर को, है ना। हमें तो सब आता है, ये सब आपको भी आता है ना,
रिवाइज कर रहे थे ना मेरे साथ साथ? ऐसे ही जैसे मैंने आपको बिल्कुल एक फ्लो में सारी चीजें बताई है, ऐसे ही ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीजें ऐसे ही याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड? आपको पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किसको पहले विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में दिए गए फर्स्ट टाइम नेशनल साइंस अवार्ड, नेशनल साइंस अवार्ड, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम दिए गए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वैसे दिए गए 33 मेंबर्स को, 33 लोगों को ये दिए गए और उसकी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे कि विज्ञान रत्न अवार्ड, तो विज्ञान रत्न अवार्ड सिर्फ एक ही इंसान को दिया गया, इसीलिए इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये अवार्ड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी 32 नाम है तो वो तो हम याद नहीं करेंगे, और वो पॉसिबल भी नहीं है कि हम याद कर पाए और याद रख पाए, है ना। और वहां से क्वेश्चन भी रेयर ही चांस होंगे कि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपसे क्या पूछेगा, फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो ये किया गया किसको, गोविंद रंजन पद्मनभन, गोविंद रंजन पद्मनभन जी को सम्मानित किया गया फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड से। और ये क्या है, बायोकेमिस्ट। ये क्या हो जाते हैं, ये बायोकेमिस्ट हो जाते हैं, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा विज्ञान श्री अवार्ड दिए गए, यूथ अवार्ड दिए गए, और एक और अवार्ड जो दिया गया वो दिया गया साइंस टीम अवार्ड, साइंस टीम अवार्ड। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे सम्मानित किया गया हमारे चंद्रयान, चंद्रयान 3 की जो टीम है उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये दो नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम दिए गए हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, ऑन 15 ऑफ अगस्त, 15 ऑफ अगस्त को क्या होता है, क्या होता है? On 15th of August, ISRO is planning to launch EOS satellite from which place? तो आपसे पूछ रहा है कि ये EOS सैटेलाइट को 15 अगस्त को इसरो प्लान कर रहा है लॉन्च करने की, किस स्थान से? पहली बात अब यहाँ पर ये आती है कि ये जो EOS सैटेलाइट है ये है क्या। देखो ये जो सैटेलाइट है ये क्या है, जो डिजास्टर्स आते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उनकी प्रिडिक्शन करने के लिए इसरो के द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। अब बात आती है दूसरी यहाँ पर कि इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो SSLV-D3 रॉकेट से। रॉकेट का नाम भी आपसे पूछ लेगा, SSLV-D3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। अब बात आती है कहां से लॉन्च किया जाएगा, तो इसको लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से। और ये जो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है ये कहां पर है, ये है श्रीहरिकोटा में। तो इस सैटेलाइट को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, कहां से लॉन्च किया जाएगा, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। यहां पर आज आपके लिए हो जाता है क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू क्या रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्वेश्चन फॉर यू। अब बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं क्वेश्चन फॉर यू का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कल मैंने इतने सारे क्वेश्चन पूछे और कई सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए और सारे आंसर्स दिए, तो वेल डन, वेरी गुड, कीप इट अप। आज के लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है, आप मुझे इसरो के बारे में आज सारी चीजें बताएंगे। हम कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये आप मुझे बताएंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप बताएंगे, और इसके चेयरमैन कौन हो जाते हैं ये भी आप बताएंगे। और इनका आंसर आप कहां पर करेंगे, कहां पर करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग करेंगे। ये क्या हो जाता है आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज वॉन हैज वॉन has won the CAVA Women's Volleyball National League 2024 टाइटल। तो 2024 में CAVA वॉलीबॉल नेशनल लीग का टाइटल किसने जीत लिया है, तो ये किसने जीत लिया है, ये जीत लिया है किसने, किसने, नेपाल ने। नहीं जी नहीं, नेपाल ने तो होस्ट किया है, ये किसने जीत लिया है, इंडिया ने। किसने जीत लिया है, हमारे प्यारे भारत ने इसको जीत लिया है। और किसको हराकर जीता है, किसको हराकर जीता है, इसमें डिफीट किया है इंडिया ने नेपाल को।
रनर अप यानी कि कौन रहा? रनर अप रहा नेपाल। और इसका होस्ट भी कौन था? इसका होस्ट भी कौन है? नेपाल ही इसको होस्ट करता है। नेपाल ने इसको कहां पर होस्ट किया? काठमांडू। काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में, दशरथ स्टेडियम में, काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में इसको होस्ट किया था। ठीक है, और जीत किसने लिया? वॉलीबॉल टूर्नामेंट है ये, वुमेन्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, जीत लिया। इसका फोर्थ जो एडिशन है वो हमारे प्यारे भारत ने इसको जीत लिया। होस्ट और रनर अप दोनों ही कौन रहा? ये रहा कौन? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली वेयर हैज इंडियन आर्मी कंडक्टेड द पर्वत प्रहार एक्सरसाइज। तो ये जो पर्वत प्रहार एक्सरसाइज है, आपसे पूछ रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा इसको कहाँ कंडक्ट कराया गया। तो देखो ये एक्सरसाइज है क्या? ये एक्सरसाइज है प्रिपेयर होने के लिए, अगर वॉर हो जाती है तो हिली जो एरिया है उन पर कैसे लड़ा जाएगा, उसकी प्रिपरेशन के लिए इंडियन आर्मी ने पर्वत प्रहार एक्सरसाइज को लॉन्च किया। और लॉन्च किया, कंडक्ट कराया, कहां पर कराया? ये कराया कहां पर? लद्दाख में। कहां पर कराया? लद्दाख में। और एक्सरसाइज से आप सच सच बता दो, आपको कितनी एक्सरसाइज याद आ रही है? कितनी एक्सरसाइज याद आ रही है? फटाफट से उनका आंसर मुझे करना शुरू कर दो। अभी हमने कल पढ़ा था उदार शक्ति। उदार शक्ति ये किसके बीच में होती है? इंडिया और मलेशिया। इंडिया और मलेशिया के बीच में क्या होती है? उदार शक्ति एक्सरसाइज होती है। उसके बाद उसके बाद हमने अभी कौन होस्ट कर रहा है तरंग शक्ति को? शक्ति तरंग शक्ति एक्सरसाइज को कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है। ये दो फेजेस में होने वाली है। फर्स्ट फेज इसका कहां पर होने वाला है? तमिलनाडु में होने वाला है। और सेकंड फेज कहां पर होगा? जोधपुर। हो रहा है तमिलनाडु में फर्स्ट फेज इसका। जोधपुर में इसका सेकंड फेज होगा। जोधपुर कहां पर है? राजस्थान में इसका सेकंड फेज होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमने कल की क्लास में ही शायद पढ़ा था कि रिम्पैक, जो रिम्पैक एक्सरसाइज है ये क्या है? लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है, लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है ये? लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी है। इसको होस्ट कौन कर रहा है? हवाई आइलैंड पे यूएसए। हवाई आइलैंड पे यूएसए। आप लोग जरा मुझे ये बता दो, इसमें पार्टिसिपेट किया था हमारे आईएनएस शिवालिक ने। आईएनएस शिवालिक ने, तो हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था कि आईएनएस शिवालिक ने यहाँ पर एक अवार्ड जीत लिया है। और जो अवार्ड आईएनएस शिवालिक ने जीता है, एक सेकेंड, जो अवार्ड आईएनएस शिवालिक ने जीता है उस अवार्ड का नाम क्या है? ये आप लोग मुझे बता दो, फटाफट से इसका नाम बता दो कि ये कौन सा अवार्ड है जो आईएनएस शिवालिक ने जीत लिया है। तब तक हम आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन इज वर्ल्ड आदिवासी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। आपसे पूछ रहा है कि हर साल जो वर्ल्ड आदिवासी डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 अगस्त को। इसके लिए अनाउंसमेंट की गई थी 1994 में कि भाई हम 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया करेंगे वर्ल्ड आदिवासी डे। किसके द्वारा? यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसके लिए अनाउंसमेंट की गई थी। और ये फर्स्ट टाइम 1995 में फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था। आदिवासियों के लिए ये दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। आप यहाँ पर मुझे ये बता दो कि 8 ऑफ अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 8 ऑफ अगस्त को क्या हुआ था? क्या स्टार्ट हुआ था? हाँ हाँ, हिस्ट्री में जाओ, थोड़ा सा पीछे जाओ। 19 कहां पर चले जाओ? 1947, 8 अगस्त 1942, 1942 पे पहुंच जाओ। क्या हुआ था इस दिन? क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, है ना? अच्छा, 7 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 7 अगस्त को हम 2 दिन सेलिब्रेट करते हैं। एक तो क्या हो जाता है? नेशनल हैंडलूम डे। एक तो क्या हो जाता है? नेशनल हैंडलूम डे। और दूसरा क्या हो जाता है? नेशनल जेविलियन थ्रो डे। नेशनल जेविलियन थ्रो डे। ठीक है। और हम 6 ऑफ अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं? हिरोशिमा डे। हीरो हिरोशिमा डे क्यों करते हैं? क्योंकि इसी दिन हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम गिराया गया था 6 ऑफ अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज बीन इंट्रोड्यूस द वक्त
अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा। तो लोकसभा में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि किस यूनियन मिनिस्टर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हो जाते हैं, क्या नाम हो जाता है इनका, किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू ने वक्फ बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि मैम ये वक्फ बिल क्या होता है, तो देखो ये जो वक्फ बिल होता है ये क्या है, ये जो वक्फ बिल है, पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि इसमें इसके पास थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर है ये इंडिया का। अब ये है क्या, तो ये एक मुस्लिम धर्म का बोर्ड हो जाता है जिसमें सभी मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको, मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज को इसमें डोनेशन करते हैं। और जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पर भी इनके हिस्से में बहुत सारी प्रॉपर्टी आई थी। ये जो बोर्ड है इनके पास ये ही मैनेज करते हैं इस प्रॉपर्टी को, उनपे लॉ बनाने हैं, कौन सी प्रॉपर्टी किसको देनी है नहीं देनी है, वो सब मैनेज करते हैं। उसमें कोई भी गवर्नमेंट या कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ये सब वक्त जो बोर्ड को मैनेज करते हैं, जो उसके डायरेक्टर होते हैं, उन्हीं के द्वारा इसके डिसीजन लिए जाते हैं। एक इसमें बिल जो लाया जा रहा है उसमें क्या अमेंडमेंट किए जाएंगे कि इसमें कहा जा रहा है कि भाई ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो वक्फ बोर्ड है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा कि भाई पता ही नहीं है ना कितनी इसमें प्रॉपर्टी है, क्योंकि कोई इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो क्या किया जाएगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, जो प्रॉपर्टी होगा उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। और इसमें जो वुमेन पार्टिसिपेशन है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा। तो इसके लिए बिल ये लाया जा रहा है। इसके कई सारे पॉलिटिकल एंगल है, वो तो आप रोज न्यूज चैनल पर देख ही रहे होंगे, है ना। तो बाकी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें हो जाती हैं। और किसने इंट्रोड्यूस किया है, ये पास होगा नहीं होगा क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। अभी इसको इंट्रोड्यूस किया है किरण रिजिजू ने। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द करंट रेपो रेट एज पर आरबीआई न्यू मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की नई मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है कि नई रेपो रेट क्या है। तो देखो नई क्या, ये लगातार 9th टाइम, कॉन्जिक्यूटिवली 9th टाइम, ये कॉन्जिक्यूटिव 9th टाइम जो रेपो रेट है वो सेम ही है, कितनी है 6.5%, 6.5%। अब बात ये आती है कि ये रेपो रेट होती क्या है, तो चलो समझते हैं कि रेपो रेट क्या होती है। देखो ये है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये है बहुत सारी कमर्शियल बैंक। ये क्या है, बहुत सारी कमर्शियल बैंक। तो रेपो रेट क्या होती है, जो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है जिस रेट पर, उसी को क्या कहा जाता है, रेपो रेट। ये जिस रेट पर आरबीआई से ये लोन ले रही है कमर्शियल बैंक, उसको क्या कहा जाता है, रेपो रेट। और इस उल्टा, जब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है तो इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसको क्या कहते हैं, जिस रेट पर ये लोन लेता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। इतनी चीजें क्लियर है। बात करें अगर हम यहाँ पर आरबीआई के बारे में, फटाफट से आप आरबीआई के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। आरबीआई क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन इसकी कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं, मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी गवर्नर कौन हो जाती है, 25th गवर्नर है ये शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी ये 25th गवर्नर हो जाते हैं आरबीआई के। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पीएम ऑफ तुनिशिया। आपसे पूछ रहा है कि तुनिशिया के अभी हाल ही में पीएम कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं कैमिल मदोरी। कैमिल मदोरी जी बन गए हैं तुनिशिया के प्राइम मिनिस्टर। तुनिशिया है कहाँ, ये तुनिशिया नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है। और इसकी कैपिटल क्या है, तुनिश। कैपिटल क्या हो जाती है, तुनिश। ठीक है, इसके अभी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कमिल मदोरी जी। अच्छा यहाँ पे एक दो नाम और लिखे हैं, ये तो आप फटफट से मुझे बता दोगे। मोहम्मद यूनुस, ये क्या लिख दिया, जो मोहम्मद यूनुस है ये अभी हाल ही में जो इंटरीम गवर्नमेंट बनी है, इंटरीम गवर्नमेंट बनी है कहां पर, बांग्लादेश में उसके हेड हो जाते हैं कौन, मोहम्मद
मोहम्मद यूनिस। केपी शर्मा ओली कहाँ के हैं? नेपाल के पीएम है। और कीर स्टारमर यूके के, कीर स्टारमर यूके के पीएम हो जाते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है आज का? आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्या? रिसेंटली बुद्धादेव भट्टाचार्य जी पास्ड अवे। पास्ड अवे, ही वॉज फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट? तो अभी हाल ही में जो बुद्धादेव भट्टाचार्य जी है, इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। और ये किस स्टेट के सीएम रह चुके हैं? तो ये वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं। ये 2000 से 2011 तक सीएम रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। इनका भी हाल फिलहाल में क्या हो गया है? निधन हो गया है। आज की क्लास के क्वेश्चंस यहीं तक थे। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं तक थे, जो जिनकी हमारे एग्जाम में आने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है, वो क्वेश्चन यहीं तक थे। अब कल के जो क्वेश्चन हमने कल की क्लास में पढ़े थे, फटाफट से हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट से हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। और क्वेश्चन फॉर यू जो आपके लिए है, उसका आंसर आप सभी बच्चों को करना है कॉमेंट बॉक्स में। कल के क्वेश्चन क्या क्या थे? फटाफट आप लोगों को आंसर करना है, क्योंकि ये आप लोगों का रिवीजन चल रहा है और मैक्सिमम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिसेंटली इंडिया हैज वॉन 4th मेडल इन विच स्पोर्ट एट पेरिस ओलंपिक्स? होगी, ये तो हमने अभी भी पढ़ा था, है? नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? रिसेंटली विनेश फोगाट अनाउंस हर रिटायरमेंट आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन एट द पेरिस ओलंपिक्स। शी बिलोंग्स टू, विनेश फोगाट जी ने डिस्क्वालीफाई होने के बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती थी? रेसलिंग से करती है, रेसलिंग से। Who has been appointed as the head of interim government in Bangladesh? अभी भी हमने पढ़ा, मोहम्मद यूनुस को जो इंटरीम गवर्नमेंट बनी है बांग्लादेश में, उसका हेड अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस? तो डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर किसने कर लिया है? ये कर लिया है नागालैंड, बन गया ऐसा करने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश एंड विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्राइमरी फोकस ऑफ नमामि गंगे मिशन 2.0? तो उत्तर प्रदेश और बिहार जाते हैं नमामि गंगे 2.0 का प्राइमरी फोकस। नेक्स्ट आपसे पूछा, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स अप्रूव द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अस्त्र मार्क 1 मिसाइल विथ विच पब्लिक सेक्टर कंपनी? किस कंपनी, कौन सी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है इसको डेवलप करेगी? तो ये करेगी भारत डायनेमिक लिमिटेड। वैसे इसका डिजाइन किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। और अस्त्र क्या है? एयर टू एयर, ये भी पूछ लेगा, एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र हो जाती है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच इंडियन शिप हैज वॉन रोडियो ट्रॉफी? और ये तो मैंने अभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, रोडियो ट्रॉफी एट रिम्पैक्ट 2024। तो हमारे आईएनएस शिवालिक ने इसमें रोडियो ट्रॉफी जीत ली है। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक T20 लीग SA20? तो ये कौन बन गए? दिनेश कार्तिक जी। नेक्स्ट, द रियल 4-ringed बटरफ्लाई यपिथिमा कैंटिली हैज बीन स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क? तो ये नाम दफा नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश का है, वहां पर इसको देखा गया। ये रेयर बटरफ्लाई की स्पीसीज हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन कल का क्या था? पद्म भूषण अवार्डी शोभना रनाडे पास्ड अवे। शी बिलोंग्स टू, तो ये क्या थी? ये एक सोशल वर्कर थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 99 की एज में। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ मैम कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलेगी? आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी क्लास के तुरंत बाद। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगी क्या, कि अच्छे से पढ़ाई करो, शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है, शिद्दत के साथ मेहनत करनी है। सैटरडे है, पूरा वीक का रिवीजन कर लेना है, पूरे वीक का रिवीजन कर देना है। और कल क्या है? संडे। कल संडे है तो मॉक देना है। रिवीजन करने के बाद मॉक दोगे तो भाई जब क्वेश्चन सही जाएंगे ना, और अच्छा अटेम्प्ट करोगे, अच्छा स्कोर करोगे, तो फीलिंग ही अलग होगी। और अगर अच्छा स्कोर नहीं भी कर पा रहे हो तो रियलाइज करोगे, नेक्स्ट मॉक में अच्छा करोगे। हाँ, तो ऐसे डिमोटिवेट नहीं हो जाना कि अच्छा नहीं हो रहे, अच्छा नहीं कर पाए, या फिर हमारे जो मार्क्स है वो अच्छे नहीं आए, तो उसको कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएंगे। गलतियों से सीखना है, गलतियों से सीखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक मॉक में अच्छे नंबर नहीं आए तो हम अगला मॉक ही नहीं देंगे। नहीं अच्छे नंबर आए तो कोई बात नहीं, जो नहीं आता वो सीख लिया, अगली बार कहीं भी वो क्वेश्चन टकराएगा तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अच्छे से आप शिद्दत के साथ पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।